बेटा ये वीडियो लेक्चर उन लोगों के लिए होने वाला है जो 12वीं में कुछ ना कुछ या तो फेल हुए हैं या तो उनके परसेंट कम आए और परसेंट बढ़ाना चाहते हैं। यदि मैं भौतिक शास्त्र में रिजल्ट थोड़ा सा ऊंचा बनाना चाहता हूं तो क्या सर ये पूरे के पूरे पेपर मुझे दोबारा से देने होंगे? आदेश आया था बेटा और आदेश के बाद फिर एप्लीकेशन भेज दी गई है कि सारे लोगों को लागू करना है इसको। इस बार क्या होगा, नई शिक्षा नीति ये कह रही है कि जो सप्लीमेंट्री आती थी अब आपकी सप्लीमेंट्री नहीं आएगी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम क्या होगा सर, दोबारा से बोर्ड एग्जाम होगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसका अर्थ क्या बेटा, इसका अर्थ यह है कि खुद को इतना ज्यादा मजबूत बनाओ, अपने आप को इतना ज्यादा अव्वल दर्जे तक लेकर जाओ कि भगवान जब आपकी किस्मत लिख रहा हो तो आपसे स्वयं पूछे कि बताओ भाई क्या चाहते हो, क्या लिख दूं मैं तुम्हारी किस्मत में। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आर्यविज्ञान के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको हर वो चीज मिलती रही है जिससे आप अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। और इसी प्रकार से मैं आपको एक बढ़िया सी चीज लेकर आया हूं आज, एमपी बोर्ड द्वितीय परीक्षा की संपूर्ण जानकारी। बेटा ये वीडियो लेक्चर उन लोगों के लिए होने वाला है जो 12वीं में कुछ ना कुछ या तो फेल हुए हैं या तो उनके परसेंट कम आए और परसेंट बढ़ाना चाहते हैं। यदि आपके परसेंट कम आए हैं, किसी एक विषय में भी चल जाएगा बेटा, किसी एक विषय में परसेंट कम है और उस एक विषय में तुम परसेंट बढ़ाना चाहते हो तो भी तुम्हारे लिए ये लेक्चर, और यदि आप एक आध विषय में फेल हो चुके हैं तब भी ये लेक्चर तुम्हारे लिए। ठीक है, तो दोनों लोग ध्यान से इस बात को समझेंगे। अच्छा, मैंने जब पिछली बार बताया था कि दूसरी परीक्षाएं होने वाली है तो मैंने कमेंट देखता हूं, कहीं पर लिखा हुआ है सर पूरी डिटेल कहां पर मिलेगी, सर क्या सारी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। कई बच्चों के दिमाग में संशय ये है कि यदि मैं एक विषय में फेल हुआ तो क्या मुझे 6 के 6 पेपर देने पड़ेंगे, क्या सर हिंदी और अंग्रेजी पास हो फिर भी देना पड़ जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे जो सोच रहे हैं कि सर यदि मुझे 10वीं नहीं कहूंगा, मैं 12वीं की बात कर लूं डायरेक्ट, क्योंकि मैं 12वीं वाले बच्चों के लिए बात करूंगा, वैसे 10वीं के लिए हो सकता है ना। ठीक, मैं बात कर रहा हूं यदि किसी ने कहा कि सर भौतिक शास्त्र मेरा बिगड़ा है, यदि मैं भौतिक शास्त्र में रिजल्ट थोड़ा सा ऊंचा बनाना चाहता हूं तो क्या सर ये पूरे के पूरे पेपर मुझे दोबारा से देने होंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो ये इंफॉर्मेशन बच्चों के पास नहीं थी। चलो एक छोटी सी कहानी बताता हूं। देखो, 4 अंधे व्यक्ति हाथी के पास पहुंचते, उन्हें नहीं पता हाथी कैसा दिखता है। ठीक है, वो छू कर देखते हैं। एक ने कहीं पर टच किया और बोला भाई हाथी दीवार की तरह होता है। क्यों? क्योंकि उसने टच किया था बेटा पेट पर। ठीक है, फिर एक व्यक्ति ने किसी हाथी की पूंछ पकड़ी, भाई उसने कहा हाथी तो होता है भाई रस्सी की तरह। ठीक है, एक तीसरा व्यक्ति है जिसने हाथी का पैर पकड़ा, बोला नहीं भाई हाथी किसकी तरह होता है, खंबे की तरह होता है। और एक चौथे व्यक्ति ने, जो अंधा था, चारों के चारों अंधे हैं, ठीक है, एक चौथे व्यक्ति ने हाथी का क्या पकड़े भाई, दांत पकड़े, और दांत पकड़ने के बाद उसने कहा कि नहीं हाथी तो भाले की तरह होता है। अब बताओ चारों में से कौन कितना सही है? सर कोई सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी। यदि ये पूरी जानकारी होती उन्हीं के पास, ठीक है, सिर्फ पैर न पकड़ के पूंछ पेट और सूंड वगैरह सारी चीजें टच करके देखी होती तो वो क्लियरली उसके बारे में बता सकते थे। ठीक यही कहानी इस बार हो रही है। कई बार बच्चों को समस्या ये आ रही है कि सर द्वितीय परीक्षा की पूरी जो कहानी है वो कैसे हम कर सकते हैं, हमें एक एक जानकारी चाहिए, हमें ये भी पता करना है कि कब फॉर्म भरेगा, सर एक फॉर्म भरने का कितना रुपए लगेगा, कौन सी परीक्षा किस डेट पर होगी, ये सारी जानकारी चाहिए। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके लिए है, ये जानकारी आपके लिए है। और सच बताऊं बेटा, मैं अपनी तरफ से कोई भी विचार विमर्श नहीं करूंगा कि अपनी तरफ से मैं गोदना चालू कर दूं, नहीं, बोर्ड में ऐसा फालतू में भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे वही बात करूंगा जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आपसे करने का प्रयास किया है, बोले तो एमपी बोर्ड ने। तो एमपी बोर्ड ने जारी किया एक बढ़िया सा नोटिस, और मैं इस नोटिस से ही लेकर चलूंगा आपको। नोटिस की एक एक लाइन पढ़ेंगे, अपनी तरफ से मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, और आपके सामने नोटिस है, यदि मेरे वाक्य में थोड़ा पुष्टि ना हो पाए तो आप नोटिस को स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिएगा, आदेश आया था बेटा और आदेश के बाद फिर एप्लीकेशन भेज दी गई है कि सारे लोगों को लागू करना है इसको। ठीक है, तो भोपाल दिनांक का बेटा 5 तारीख को आया। आपका रिजल्ट कब आया था बेटा? रिजल्ट सर 6 को आया था। ये दिनांक 5 तारीख का नोटिस है, आदेश आया था। अब आदेश को ध्यान से पढ़ते, ठीक है, यहां से थोड़ा सा मैं वाणी को हल्का स्लो रखने का प्रयास करूंगा ताकि मैं शब्दों को स्पष्ट पढ़ पाऊं। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि इन लाइंस को मेरे सुनने के बाद वैसे तो मैं पूरा समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन इन लाइंस को एक बार अपने से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए, और कोशिश करूंगा यदि हो जाए तो फिर पीडीएफ वगैरह मिल जाए डिस्क्रिप्शन में, बहुत अच्छी बात होगी। समझेंगे, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा वर्तमान में प्रतिवर्ष 2 परीक्षाएं, मुख्य परीक्षा एवं पूरक परीक्षा आयोजित की जाती थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश विनियम 1965 के अध्याय 19 पूरक परीक्षा की कंडिका 139 के प्रावधान के अनुसार मुख्य परीक्षा के पश्चात पूरक परीक्षा का आयोजन किया जाता रहा था। अब जब ये पूरक परीक्षा की बात हो रही है बेटा, तो इसका मतलब बेटा सप्लीमेंट्री एग्जाम। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं तो 1965 की बात है, 1965 में ये कहानी शुरू हुई थी कि हर परीक्षा के बाद एक सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया जाता था। अब सप्लीमेंट्री एग्जाम कौन दे सकता था? सर जिसके सप्लीमेंट्री आए। ठीक है, ये होता आया है अभी के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय, ठीक है, 2020 की एक नई शिक्षा नीति आई थी, आपको मालूम होगा। विद्यार्थियों के विकास के लिए आकलन में आमूल चूल परिवर्तन की कंडिका 4.37 में
प्रावधानित है कि बोर्ड परीक्षाओं के उच्चतर जोखिम पहलू को समाप्त करने के लिए सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, एक मुख्य परीक्षा और वांछित हो तो एक सुधार के लिए। ठीक है, इस बार क्या होगा, नई शिक्षा नीति ये कह रही है कि जो सप्लीमेंट्री आती थी अब आपकी सप्लीमेंट्री नहीं आएगी। कहानी ऐसी है कि आपको बोर्ड एग्जाम 2 बार देने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, पहला, इस केस में या तो आप फेल हो गए या तो आप अपने परसेंट बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री का काम खत्म, अब हमारा डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम होगा दोबारा से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम क्या होगा सर, दोबारा से बोर्ड एग्जाम होगा। फेल हो गए हैं तो पास होने के लिए, और यदि परसेंट कम बने हैं तो परसेंट बढ़ाने के लिए। लिखा क्या हुआ बेटा, ध्यान से यदि आप पढ़ पाओ तो यहाँ पे लिखा है कि बोर्ड परीक्षाओं के उच्चतर जोखिम पहलू, क्या लिखा है बेटा, लिखा हुआ है सर बोर्ड परीक्षा के उच्चतर जोखिम पहलू की बात हो रही है, समाप्त करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जो जोखिम आता था क्या होता था भैया, बच्चे फेल हो जाते थे, टेंशन आ जाते थे, टेंशन में आ जाते थे और अनेक कदम उठा लेते थे। तो इस सबको, जोखिमों को हटाने के लिए एक बढ़िया सुनहरा मौका आपको दे रहा है। मैंने पिछली बार भी बोला था कि किस्मत हर किसी को दूसरा मौका देती है, और इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आपको दूसरा मौका दिया। ध्यान दीजिएगा, तो इस बार अपने को क्लियर सी बात है भाई, सप्लीमेंट्री नहीं होनी है। एक बोर्ड एग्जाम हो चुका है और एक और बोर्ड एग्जाम होगा, सेम टू सेम वो जो बोर्ड एग्जाम था यही वो बोर्ड एग्जाम होगा, बस इसमें आपको जिस विषय में आप फेल हुए उसके एग्जाम देना होगा। आइए पढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विहित प्रावधानों के अनुक्रम में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की परीक्षा समिति की बैठक 23 अप्रैल 2025 को, देखिए बेटा डेट याद रखेंगे, डेट वैसे याद करने की आवश्यकता तो नहीं है तो लिखे रहे 23 अप्रैल 2025 को क्या हुई भैया, मीटिंग हुई। क्या हुई भैया, हमारे पास एक मीटिंग हुई। ठीक है, लिखा हुआ है 23 अप्रैल 2025 को एक मीटिंग हुई। ठीक है, और एवं कार्यपालिका समिति की बैठक 28 अप्रैल 2025 के निर्णय अनुसार, देखो एक मीटिंग 23 अप्रैल को ही, फिर 5 दिनों के बाद एक और मीटिंग होती है 28 अप्रैल 2025 को। ठीक है, तो अपने पास 2 मीटिंग है, अपन को पता चल रही है कि ये 2 मीटिंग इन लोगों ने की है। अब क्यों किए इन लोगों ने, इन्हें निर्णय लिया कि सत्र 2024-25 से 2 परीक्षाएं मुख्य एवं द्वितीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब कि इसके पहले वाले भैया दीदी लोग के लिए ये नहीं था, लेकिन अब 2024-25 से जो आप लोग हैं उनके लिए आने वाले सालों पर ये लागू कर दी जाएगा। ठीक है, ये 2 मीटिंग हुई थी बेटा, 23 को 28 को 2 मीटिंग, और डिसाइड किया गया कि अब बोर्ड परीक्षाएं 2 बार ली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल विनियम 1965 के अध्याय 19 मतलब कि 1 और 9 19 पूरक परीक्षा के स्थान पर द्वितीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पर अपने को जो अपना एक नाम था किसका, इसका नाम था पूरक। क्या नाम था बेटा, पूरक परीक्षा, जिसको अपन कई बार सप्लीमेंट्री बोलते थे। इसका नाम क्या बदल दिया गया, इसका नाम कर दिया गया बेटा द्वितीय परीक्षा। क्या किया गया सर, इसका नाम बदल के कर दिया गया है पूरक को द्वितीय परीक्षा। ठीक है, नाम बदले और बोर्ड एग्जाम 2 बार होगा। आगे बढ़ते हैं कि आयोजित करने के संशोधन संबंधी प्रस्ताव राजपत्र में अंतिम प्रकाशन दिनांक 1/5/2025 को किया गया है। ठीक है, 1/5 मतलब 1 मई को सारी चीजें लिखित में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा मंडल विनियम 1965 विनियम में संशोधन संबंधी प्रकाशित राजपत्र में विहित प्रावधान एवं मंडल की विभिन्न समितियों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में सत्र 2024-25 से मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा के आयोजन हेतु निम्नानुसार विस्तृत अनुदेश लिखा हुआ है, बिल्कुल अनुदेश जारी किए गए। ठीक है, हाई स्कूल मतलब 10वीं वाले भी दे सकते हैं इसको, 12वीं वाले भी दे सकते हैं। ठीक है, 10वीं 12वीं दोनों के लिए। अब क्या आदेश जारी किए गए बेटा, एक एक करके अपन आदेशों पर फोकस करते हैं। पहला आदेश 5.1, शैक्षणिक सत्र की प्रथम परीक्षा में पंजीकृत छात्र छात्राएं ही उस परीक्षा की द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपने 2024 में कोई एग्जाम दिया था और अब आप चाह रहे हैं कि परसेंट बढ़ जाए और अपन इस साल की दूसरी परीक्षा में बैठ जाए, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, याद रखना, यदि कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जिसने पिछले साल पेपर दिया 2024 में और अब 2025 में सेकंड परीक्षा में बैठना चाह रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये किनके लिए बेटा, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2025 में पेपर दिया है। ठीक है, 2025 वाले ही पहली परीक्षा दे पाएंगे और वही बच्चे हमारी जो दूसरी परीक्षा है वही दे पाएंगे। ठीक है, इसका क्लियर सा मतलब है कि यदि कोई ऐसा बच्चा है जो सोच रहा है कि पिछले साल रिजल्ट बिगड़ा था, क्या इस बार सही कर सकता हूं, नहीं, ये स्कीम केवल इसी साल के बच्चों के लिए है। ठीक, आगे ध्यान देंगे। मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के परीक्षा फल में किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षा फल पूरा घोषित नहीं किया जाएगा, अर्थात एक या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र का प्रत्येक विषय के सम्मुख अनुत्तीर्ण अंकित किया जाएगा। मतलब देखो भाई, अभी तो रिजल्ट आ चुका है, तो क्लियर सी बात है कि जहां पर यदि लिखा, जहां पर आप फेल है तो डायरेक्ट आपको क्या लिखा जाएगा बेटा, फेल लिखा जाएगा, है ना। FLDTH करके बहुत सारी लंबी लाइन लिखी होगी ना। जो बच्चे फेल हुए वो समझ सकते हैं। ठीक है, निराश नहीं होना है, पूरी कहानी सुनो, एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा ताकि तुम्हारा रिजल्ट थोड़ा सा इंप्रूव हो, तुम्हें पूरी जानकारी मिले। आगे ध्यान दें। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुक्रम में हाई स्कूल परीक्षा में बेस्ट 5 की पद्धति पूर्णतः लागू होगी। देखो बेटा, यहाँ पर 10वीं वाले बच्चे हो सकता है परेशान रहे हो, तो 10वीं वाले बच्चों को बता दे बेटा कि जो एक बेस्ट 5 की पद्धति रहती थी, बेस्ट 5 का मतलब क्या है सर, बेस्ट 5 का बेटा मतलब है कि जो आपके
5 विषय, वैसे तो 6 विषय हुआ करते थे अपने को मिला के, तो 6 विषय में से जिन 5 विषयों में सबसे अच्छा रिजल्ट आया है तो उनको मिलाकर ही अपना रिजल्ट माना होगा एक छठवा। ठीक है, आपको समझ में आ रही बात? मैं कह रहा हूं अपने पास मान लेते हैं 6 विषय थे, ठीक है, और 6 विषय में अपने पास अलग अलग नंबर आए, किसी में अपने पास 100 में से काउंट करता है, किसी में 97 है, किसी में 87 है, किसी में 82 है, किसी में 88 है, और किसी में अपने पास 72 है, और किसी में अपने पास 78 है। कितने विषय हो गए सर? 1 2 3 4 5 6, 6 विषय हो गए। तो इसमें बेटा सबसे कम क्या है बेटा? सबसे कम सर हमें 72 दिखाई दे रहा है, तो ये काउंट नहीं किया जाएगा, केवल 1 2 3 4 और 5, इन 5 के हिसाब से ही आपका रिजल्ट बना दिया जाएगा, ठीक है, और इसी हिसाब से आपके परसेंट धीरे से इंक्रीज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जिस संस्था के माध्यम से प्रथम परीक्षा हेतु परीक्षा आवेदन पत्र भरा गया हो, उसी संस्था के माध्यम से द्वितीय परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित समय अवधि में भरना अनिवार्य होगा। मतलब यदि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, मान लेते हैं आपके स्कूल का नाम सेंट जोसेफ है, या मान लेते हैं विद्या निकेतन है, ऐसे कोई स्कूल का नाम हो सकता है, यदि आपके स्कूल का नाम ये है तो इस स्कूल में आप जाएंगे और उसी स्कूल के माध्यम से ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप पहले इस स्कूल में पढ़ते थे और फिर आपने किसी और दूसरे स्कूल से भरा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हर एक चीज को ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। हल्की फुल्की गलती और द्वितीय परीक्षा न देने का मौका मिला तो दिक्कत ये हो जाएगी बेटा कि आप 25 वाले 26 में अपना रिजल्ट नहीं सुधार पाएंगे, जैसे 24 वालों के लिए कोई फायदे की बात इस साल नहीं है, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, ऐसे छात्रों के लिए जो मंडल की प्रथम परीक्षा के परीक्षा परिणाम में एक या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो किसी विषय में उत्तीर्ण हो गए हों वे भी अंक सुधार हेतु सम्मिलित हो सकेंगे, किंतु अनुत्तीर्ण अनुपस्थित विषय में आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। सीधी सी कहानी है कि जो बच्चे फेल हो गए उनको क्या करना पड़ेगा बेटा? द्वितीय परीक्षा में एग्जाम देना ही पड़ेगा, तभी आप पास कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि कोई ऐसा बच्चा है जो मेरे से कह रहा है कि सर वो क्या है कि हमारा फिजिक्स थोड़ा सा वीक था, और सर हमारा जो फिजिक्स वीक था तो उसमें सर हम बीमार भी हो गए थे, तो सर फिजिक्स में हमारे आए 38 नंबर, और हम सोच रहे हैं सर कि यदि दोबारा परीक्षा देंगे तो फिजिक्स में सर हम कुछ नहीं तो 100 में से 76 तक तो खींच ले जाएंगे। यदि आपको ये यकीन है तो बेटा आप परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। कौन बेटा परीक्षा दे सकता है? जो बच्चा फेल हुआ है वो परीक्षा दोबारा दे सकता है, और जिसके कम नंबर आए, मान लीजिए 38 आए, वो सोच रहा है कि सर उस समय हम बीमार हो गए थे, तकलीफ में आ गए थे, सर इस बार यदि हम मेहनत करेंगे तो 76 ला सकते हैं, तो बेटा आप भी परीक्षा दे सकते हो, ये सुनहरा मौका, ठीक। आगे ध्यान देंगे, प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण रहे छात्र भी एक या एक से अधिक विषयों में द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र होंगे, ठीक है। यदि आप सारे सब्जेक्ट में पास हो तब भी आप दूसरी परीक्षा दे सकते हो, यदि आपको अपना रिजल्ट इंक्रीज करना है, ठीक है। चलो आगे के पॉइंट पर चर्चा करते हैं। आगे के पॉइंट क्या है सर? अगला पॉइंट है हमारे पास द्वितीय परीक्षा में प्रायोगिक। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ गई है, यहां पर बात आ गई है बेटा प्रैक्टिकल एग्जाम की। किसकी बेटा? प्रैक्टिकल की, है ना, प्रैक्टिकल, और दूसरा बेटा इंटरनल मार्क्स की, है ना। किसकी? प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स की। सर प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स में यदि नंबर कम है तो क्या होगा? देखो ध्यान से समझना, द्वितीय परीक्षा में प्रायोगिक आंतरिक परीक्षा में केवल इस भाग में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र ही पुनः सम्मिलित हो सकेंगे, अर्थात प्रायोगिक आंतरिक भाग में उत्तीर्ण छात्रों को द्वितीय अवसर परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी। क्या लिखा हुआ बेटा हमारे पास? द्वितीय परीक्षा का परीक्षा परिणाम तैयार करते समय प्रायोगिक एवं आंतरिक मूल्यांकन में प्रथम मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण विषयों में अर्जित किए गए अंक द्वितीय परीक्षा के लिए कैरी ओवर किए जाएंगे, ठीक है। ध्यान देना बेटा, जो अपन बात करेंगे सर ये जो प्रैक्टिकल ये कौन देगा, ठीक है। प्रैक्टिकल बेटा एग्जाम कौन देगा? तो बेटा प्रैक्टिकल एग्जाम सिर्फ वही बच्चा दे सकता है जो क्या हुआ होगा बेटा? फेल हुआ होगा। जो बच्चा फेल हुआ होगा केवल उसका प्रैक्टिकल मतलब कि प्रायोगिक होगा, और उसी के इंटरनल मार्क्स दोबारा से दिए जाएंगे। पर मान लीजिए कि आप तो पास है, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो पास हो चुका है और अपने केवल क्या करना चाहता है सर? अपने केवल परसेंट बढ़ाना चाहता है। क्या हो चुका है सर? हमारा बच्चा हो चुका है पास, और आप अपने क्या करना चाहते हैं भाई? परसेंट को क्या करना चाहते हैं? ग्राफ बनाकर सीधा ऊपर ले जाना चाहते हैं, ठीक है। यदि आप परसेंट बढ़ाना चाहते हैं बेटा तो ध्यान देना, आपको केवल और केवल क्या करेंगे? थ्योरी वाला एग्जाम देने मिलेगा। थ्योरी मतलब कि अपना जो पेपर होता है वो एग्जाम देने मिलेगा। क्या आप सोच रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल दोबारा से देने मिलेगा? क्योंकि कई बच्चों के मन में सवाल है कि सर थ्योरी तो 70 नंबर को जो हम पेपर देंगे वो पेपर तो देंगे सर, 70 में हो सकता है हम अच्छा खींच भी लेकर जाए, तो सर हमारे प्रैक्टिकल में भी हमारे मास्टर नंबर काट लिए थे सर, 30 में से 18 दिए थे। तो ध्यान दो, यदि तुम पास हो चुके हो तो बेटा तुम्हारे यदि पिछले वर्ष में 18 नंबर आए थे, क्या बेटा? यदि इस बार रिजल्ट में 18 नंबर आए थे और तुम केवल परसेंट बढ़ाने के लिए दोबारा पेपर दे रहे हो, तो याद रखना प्रैक्टिकल के 18 नंबर ही जोड़े जाएंगे, प्रैक्टिकल में अलग से कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं बेटा, जो बच्चा पास है वो प्रैक्टिकल नहीं दे पाएगा, और जो बच्चा फेल है वो प्रैक्टिकल दे भी पाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र को निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा, किंतु द्वितीय परीक्षा के दौरान छात्र द्वारा
प्रथम परीक्षा में लिए गए विषयों में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ध्यान देना, मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ बेटा ये 12th के साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए नहीं है, 10th के बच्चों के लिए भी है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि यार बयान अभी तक 12th पे काम कर रहा था, वो भी साइंस पे काम कर रहा था, तो नहीं, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सबके लिए है। यदि आप बात करें 10वीं का कोई बच्चा है, यदि आपके आसपास भी है, मोहल्ले में भी है, आप उसको भेज दीजिए, हो सकता है वो अपने रिजल्ट पढ़ाना चाह रहा हूं। 10वीं के साथ साथ यदि मैं आर्ट और कॉमर्स की बात करूं तो उनके लिए भी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपने यहाँ पर साइंस ले रखा है, ठीक है, साइंस मान लेते हैं आप फिजिक्स ले रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स लिया हुआ है, बायो लिया हुआ है और लिया है अपने केमिस्ट्री, ठीक है, अपन ने क्या लिखा है भैया, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, 3 सब्जेक्ट ले रखे अपन पीसीएम से कह रहा है, सॉरी पीसीबी से कह रहे हैं अपन, ठीक। अब मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि यार मेरा बायो थोड़ा सा वीक था इस साल, क्या था सर, मेरा बायो वीक था और मुझे लगता है मेरे को गणित अच्छे से आ जाएगी। यदि आपको ऐसा लग रहा है गणित अच्छे से आ जाएगी और आप सोच रहे हैं कि बायो की जगह पर आप गणित का चुनाव कर सकते हैं, किसका, बायो की जगह पर मैथ मतलब कि गणित का चुनाव कर सकते हैं, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर गलत है। आप यहां पर क्या बेटा, गलत है। आपने 12वीं में जो भी विषय लिए थे या 10वीं में जो भी विषय लिए थे, केवल उन्हीं विषयों को ही आप एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप सोचे कि उसके बदले में कोई दूसरे विषय का एग्जाम दे दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, द्वितीय अवसर परीक्षा में वही क्रमांक नीति मान्य होगी जो प्रथम मुख्य परीक्षा में मान्य है। जो पहली बार में जैसे नंबर सिस्टम चल रहा था वही सेम टू सेम दूसरे के लिए चलेगा। आगे, केवल प्रथम मुख्य परीक्षा परिणाम के पश्चात अस्थायी प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी एवं प्रथम मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना के पश्चात स्थायी प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी। प्रावीण्य सूची का मतलब क्या होता है बेटा, प्रावीण्य सूची का मतलब होता है बेटा मेरिट लिस्ट। क्या होता है बेटा, मेरिट लिस्ट आती है ना बेटा, लिस्ट आती है कि भाई जिले में इसने टॉप किया है, ये मेरिट अपनी लिस्ट बन रही है। तो प्रथम परीक्षा के बाद बेटा मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जो टेम्परेरी होगी। और यदि आप रीटोटल डालते हैं, हो सकता है कई बच्चे रीटोटल डाले और उनका रिजल्ट बढ़ भी जाए, तो हो सकता है किसी की डिस्ट्रिक्ट रैंक आगे पीछे हो जाए, तो बेटा पुनर्गणना करने के बाद जो अभी टेम्परेरी मेरिट लिस्ट जारी की गई थी वो एक्चुअल वाली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। बात समझ में आ गई। आगे ध्यान देंगे, लिखा हुआ है द्वितीय परीक्षा के परीक्षा परिणाम की कोई भी प्रावीण्य सूची जारी नहीं की जाएगी। यदि आप दूसरी बार परीक्षा दे रहे हो तो बेटा उसकी कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, या डिस्ट्रिक्ट टॉपर या ऐसा टॉपर या वैसा टॉपर। मन में सवाल आ रही थी ना कि सर क्या हमको वो 25,000 वाली शुरुआत वाली नहीं मिलेगी बेटा, सीधी सी बात है। मन में सवाल आ रहे होंगे कि सर क्या यदि मैं परसेंट बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूं तो दूसरी परीक्षा में सर मैं एक काम करूंगा 99% लेकर आ जाऊंगा, और सर 99% ले आऊंगा तो मैं स्टेट टॉपर कहला जाऊंगा। नहीं कहलाओगे, मेरिट लिस्ट उसकी नहीं निकलेगी, साफ साफ शब्दों में लिख दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश का कह रहा है। बात समझ में आ रही है। मैंने आपको शुरुआत में कहा था मैं कोई यहाँ वहां की बातें नहीं कर रहा हूं कि कोई अलग से कहानियां बता दूं या अलग से तुम्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दूं, नहीं, जो मंडल ने आपको बातें बताई है केवल मैं वही बातें आपको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, समझे बेटा। और मुझे लगता है बेटा नहीं, यदि किसी के माता पिता भी देख रहे हैं, हो सकता है कि माता पिता को लग रहा हो कि हमारे बच्चे का रिजल्ट और अच्छा इंक्रीज हो सकता है, तो उनके लिए भी जरूरी है आप सीखिए, आप समझिए इस चीज को, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की। तो लिखते हैं बेटा, आगे लिखा हुआ है प्रथम मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए चयनित छात्रों को छोड़कर शेष प्रथम मुख्य परीक्षा के छात्रों की अंक सूची मुद्रित कर जारी की जाएगी। ध्यान से समझना, लिखा हुआ है कि यदि आप पहली परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, पहली परीक्षा का रिजल्ट आ गया बेटा, अब उसकी क्या बनेगी, मार्कशीट। अभी तो अपना ऑनलाइन देख लेते हैं ना, अब उसकी क्या बनेगी, मार्कशीट बनेगी। अब जो मार्कशीट बनेगी बेटा वो हर किसी बच्चे की नहीं बनेगी। जो सेकंड बार जो अपना क्या करने वाला है बेटा, सेकंड एग्जाम देने वाला है, सेकंड एग्जाम देने वाला है मतलब कि द्वितीय परीक्षा देने वाला है, उसकी मार्कशीट बनेगी क्या सर, नहीं, उसकी मार्कशीट नहीं बनेगी। साफ साफ तो तुम्हें लिख दूं, नहीं बनेगी, ठीक है। यदि आप सोच रहे हैं कि सर एक काम करेंगे अपन कि जब हम पहला तो देख लेते हैं, पहला जब देंगे हमारे मान लेते हैं कि 78% बने थे सर, अब हम क्या करते हैं, इसकी मार्कशीट तो आनी ही आनी है, अब हम दूसरा एग्जाम दे देते हैं। सर यदि उसमें 82 बन गए तो सर वो वाली मार्कशीट रख लेंगे, और यदि उसमें 82 की जगह पर सर 72 हो गए तो यही वाली मार्कशीट रख लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते, खेला हो जाएगा आपके साथ। क्लियर सी बात है बेटा, यदि आपने द्वितीय परीक्षा में फॉर्म भर दिया है तो आपकी मार्कशीट नहीं बनेगी। आपकी मार्कशीट तब बनेगी जब द्वितीय परीक्षा का मतलब सेकंड वाले एग्जाम का रिजल्ट आएगा। बात समझ में आ रही है, एक एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। आगे, द्वितीय परीक्षा की अंक सूची भी मुख्य परीक्षा की भांति जारी की जाएगी, अर्थात द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विषयों के सम्मुख किसी भी प्रकार का विशेष चिन्ह मुद्रित नहीं किया जाएगा, किंतु मुख्य भाग में परीक्षा का नाम द्वितीय परीक्षा में रूप में संबोधित किया जाएगा। देखो बेटा, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपके मन में एक सवाल आ सकता है, आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि जो भी बच्चा दूसरी परीक्षा दे रहा है, तो सर उसकी जो मार्कशीट आएगी क्या पहले वाले के जैसे आएगी? बिल्कुल, पहले वाले के जैसे ही उसकी पूरी की पूरी मार्कशीट आएगी, और उसके किसी भी सब्जेक्ट के आगे ये नहीं लिखा होगा कि इसने फिजिक्स का दोबारा एग्जाम दिया था या कोई स्टार वगैरह बनाओ, कुछ नहीं। जैसे पहले वाले बच्चे की थी वैसे दूसरे वाले बच्चे की मार्कशीट होगी, और इन दो मार्कशीट में सिर्फ एक अंतर होगा कि पहली मार्कशीट में सिर्फ परीक्षा लिखा होगा, दूसरी मार्कशीट में बेटा
बेटा ऊपर लिखा होगा कि हमने क्या दिया बेटा, द्वितीय परीक्षा दी है। क्या लिखा होगा बेटा उसके ऊपर सर? उसके ऊपर लिखा होगा हमने दूसरी परीक्षा दी है। ठीक है, मार्कशीट में सिर्फ इतना अंतर है कि पहली में सिंपल रिजल्ट है, दूसरे में ऊपर लिखा होगा कि द्वितीय परीक्षा में ये व्यक्ति पास हुआ। बस बस इतना सा समझ में आ रहा है, और कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है, तो ये बड़ा इशू होता भी नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बिल्कुल सर आगे बढ़ सकते हैं। प्रथम मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात द्वितीय परीक्षा निर्धारित समय पर प्रारंभ की जाएगी। आपको याद है? यदि आपको ना पता हो तो बेटा आपको डेट भी बता दूं, 17 जून से 17 जून से आपकी सेकेंड एग्जाम स्टार्ट होंगे। ठीक है, स्टार्ट होंगे मतलब कि शुरू हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यदि कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी अनभिज्ञ इन बातों से, तो आपको बता दूं 17 जून से सेकंड एग्जाम शुरू हो रहा है, वही लिखा है। प्रथम मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात द्वितीय परीक्षा निर्धारित समय पर प्रारंभ की जाएगी। यदि द्वितीय परीक्षा के प्रारंभ होने के पूर्व प्रथम मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने की स्थिति में छात्र को प्रथम मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना की परीक्षा परिणाम का इंतजार किए बिना परीक्षार्थियों को द्वितीय अवसर परीक्षा का आवेदन भरना होगा। यदि आपने रीटोटलिंग के लिए एप्लीकेशन भरा है और यदि वो एप्लीकेशन आगे प्रोसेस नहीं हुआ है, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, दूसरे एग्जाम का फॉर्म भरना होगा। बात समझ में आ रही है? यदि आप रीटोटल के लिए डालते हो और आपको सही नहीं लगता है, तो आपकी डेट निकल जाएगी दूसरे एग्जाम के फॉर्म भरने की। ठीक है, लेकिन यदि आपने दूसरे एग्जाम का फॉर्म भर दिया कि सर हम सेकंड एग्जाम देना चाहते हैं, तब की कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर देखना द्वितीय परीक्षा में। ठीक है, क्या लिखा हो बेटा हमारे पास? सर हमारे पास लिखा है द्वितीय परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात प्रथम मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना के परीक्षा परिणाम घोषित होते हैं, तो परीक्षार्थी के किसी भी अभ्यावेदन या शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। कह रहे हैं यदि आपने ये सोचा कि सर रीटोटल के लिए फॉर्म डाल देता हूं, रीटोटल के लिए फॉर्म डाल दिया मैंने, रीटोटल का फॉर्म जैसे आता है, रीटोटल में अच्छे नंबर आते तो ठीक है, नहीं तो दूसरी परीक्षा तो दे ही रहा हूं। नहीं, दूसरी परीक्षा तुमने दी और उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट अलग आया, फिर रीटोटल में तुम देखते हो ज्यादा बढ़ रहे हैं नंबर, तो यदि तुम कोई भी शिकायत करोगे तो मान्य नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? कोई भी शिकायत करोगे तो मान्य नहीं होगी, आपको दूसरी परीक्षा का रिजल्ट ही सर्वोपरि मानना होगा, रीटोटलिंग का कोई भी फायदा नहीं होगा। क्लियर सी बात है, समझ में आ रहा है? यदि रीटोटलिंग के लिए दे रहे हो, यदि तुम रीटोटलिंग के लिए दे रहे हो तो क्या काम करो बेटा, फिर दूसरी परीक्षा पे मत बैठो, और यदि दूसरी परीक्षा पे बैठ रहे हो तो रीटोटलिंग के लिए मत दो। ठीक है, क्योंकि रीटोटलिंग मैं आपको बोल रहा हूं, रीटोटलिंग टाइम से आ गया तो अच्छी बात है, पर यदि रीटोटलिंग दूसरी परीक्षा के होने के बाद आया तब क्या होगा? तब ये होगा कि दूसरी परीक्षा का रिजल्ट माना जाएगा, रीटोटलिंग का कोई भी रिजल्ट नहीं माना जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन यदि आप लिखते हो बेटा, अभ्यावेदन करते हैं, शिकायत करते हैं, तब भी उस पर विचार नहीं किया जाएगा, साफ साफ लिख के दे दिया गया है। आप सुनते हैं ना, कई बार होता भी है, बिना कागज पढ़े लोग साइन कर देते हैं, फिर सोचते हैं क्या है, इसलिए आपको पूरी जानकारी मैं स्वयं से पढ़ के बता रहा हूं। आगे ध्यान देना, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी द्वितीय परीक्षा में विषयों में अंक सुधार के लिए सम्मिलित होते हैं और अंक सुधार कर लेते हैं, या अंकों में सुधार नहीं होता तो ऐसे परीक्षार्थियों को आगामी सत्र में पुनः नियमानुसार श्रेणी सुधार के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। ठीक है, यदि अंक सुधार कर लिए तो अच्छी बात है, यदि अंक सुधार नहीं किए तो फिर बेटा जो अगला एग्जाम होता है अगले सत्र में, जैसे 2024-25 निकल गया, 25-26 वाला एग्जाम में फिर से श्रेणी सुधार के लिए आपको बैठना होगा। ठीक है, सत्र 2024-25 से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निम्नानुसार शुल्क जमा करना होगा। यदि एक विषय कितना बेटा, कितने सब्जेक्ट, ध्यान दो, लिख देता हूं बेटा, यहां पर मैंने लिख दिया सर जी सब्जेक्ट, यहां पे लिख दे बेटा कि कितना रुपए लगेगा, क्या सब्जेक्ट और कितना रुपए लगेगा। अब यदि अपन बात करते हैं कि सर एक विषय, क्या सर एक विषय का एग्जाम देना है केवल और केवल मुझे, मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ आपको मैथ का एग्जाम देना है, तो एक विषय के लिए कितने रुपए लगने हैं सर? एक विषय के लिए हमें लगने हैं सर 500 रुपए। क्या सर दो विषय के लिए, तो सर दो का डबल कर दो, 5 दूनी 10, मतलब 1000 रुपए। 3 विषय में पेपर देना या 4 विषय में पेपर देना, ध्यान देना मजेदार बात, 3 विषय और 4 विषय, क्या बोला गया यहाँ पर आपसे बोला गया है 3 विषय में हो या 4 विषय में, तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा डिस्काउंट चल रहा है, 3 विषय हो या हो आपके 4 विषय, तो यहाँ पर आपकी जो फीस लगेगी वो कितनी लगेगी सर? वो लगेगी हमारे पास 1500 रुपए। और यदि आपके 4 विषय से भी अधिक है, ठीक है, यदि आपके विषय 4 से भी अधिक हैं, तब आपकी फीस लगेगी 2000 रुपए। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर 20,000 कर दिया मैंने, एक काम करता हूँ 2000 करता हूँ, 2000। ठीक है, अच्छा देखो बहुत अच्छी बात है बेटा, माध्यमिक शिक्षा मंडल आपसे कोई वसूली नहीं कर रहा है, आपसे कोई लूटपाट नहीं कर रहा है, बहुत कम रुपए बेटा, 2000 रुपए में आप अपनी पूरे विषय की भी परीक्षा देना चाहें तो दे सकते हैं, तो दीजिए बेटा परीक्षा दीजिए और अपन रिजल्ट अच्छा लेकर आएंगे। ठीक है, आपको शायद रोड मैप मिल गया होगा, और यदि रोड मैप नहीं मिला है तो तुरंत में मिल भी जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषणा उपरांत प्राप्त अंकों से असंतुष्ट छात्र छात्राएं निर्धारित शुल्क के साथ पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मान लेते हैं आपने दूसरी परीक्षा दे दी, हाँ सर दे दी, अब मुझे लग रहा है कि सर दूसरी परीक्षा में तो धांधली हो गई है, इसमें तो रिजल्ट बिगड़ गया है, तो बेटा उसमें भी आप रीटोटलिंग का भी चांस दे सकते हो, और चाहो तो अपनी जो उत्तर पुस्तिका है, मतलब तुमने जो आंसर लिखे थे ना, उसकी एक फोटो कॉपी भी मंगा सकते हो, बस ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगा टाइम से पहले। ठीक है, ऐसा नहीं कि टाइम निकल गया अपन 6 महीने बाद दे रहे, नहीं, आप यदि सेकंड एग्जाम दे रहे हो और आपको लगता है कि उसमें धांधली हो रही है, तो भी आप क्या काम कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हो कि एप्लीकेशन भरो ऑनलाइन से और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, आगे
ऐसे छात्रों को जो द्वितीय परीक्षा में बैठने वाले हों, द्वितीय परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने तक मंडल या महाविद्यालय द्वारा संबंधिता प्राप्त संस्था के प्रधानाचार्यों द्वारा अगली उच्चतर कक्षा में अपनी जोखिम पर प्रवेश लेने की अस्थायी अनुमति दी जा सकेगी और ऐसे अभ्यर्थियों के द्वितीय परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने की दशा में उनकी उपस्थिति की गणना की जाएगी। देखो बेटा, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो बच्चे, उन बच्चों के लिए जो बच्चे फेल हो गए, ठीक है, या जिन्होंने दूसरी परीक्षा दी है, अब यदि परीक्षा का रिजल्ट लेट आएगा, आपको हो सकता है जो 10th के बच्चे हो, 10th वालों की बात कर रहा हूं बेटा, 10th के बच्चों की बात कर रहा हूं, 10th वाले हो सकता है 11th में जा रहे हो, पर अभी क्या है, रिजल्ट आया क्या सर? रिजल्ट नहीं आया। 10th वाले हो सकते हैं 11th में जा रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, तो बेटा अपने रिस्क पर क्या करना होगा बेटा, लिख देता हूं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। कह रहे हैं अपने रिस्क पर, अपने रिस्क पर आप कक्षा में बैठेंगे। क्या लिखा है बेटा? साफ साफ लिखा है कि आप अपने रिस्क पर कक्षा में बैठेंगे। ठीक है, ठीक, कक्षा में अपने रिस्क पर बैठेंगे बेटा। और साथ ही साथ मजेदार बात यह है कि यदि आप फेल होते हैं तो आपको कक्षा से निकाल दिया जाएगा, और यदि आप पास होते हैं तो बेटा यदि आप 40 दिन भी बैठे तो इसकी काउंटिंग होगी, आपकी अटेंडेंस लगाई जाएगी। बात समझ में आ रही है? कई बार आता है ना मन में कि सर हमारा रिजल्ट भी नहीं आया है लेकिन फिर भी सर हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है। बेटा आप कॉलेज जा सकते हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं बिना रिजल्ट आए, बात कर ली जाएगी। लिखा हुआ है ना साफ साफ, बात की जाएगी। किससे बात की जाएगी भाई? महाविद्यालय द्वारा संबंधिता प्राप्त संस्था के प्रधानाचार्यों द्वारा। क्या बेटा? प्रधानाचार्यों द्वारा अगली उच्चतर कक्षा में अपनी जोखिम पर प्रवेश लेने की अस्थायी अनुमति दी जा सकेगी। ठीक है, अपनी जोखिम पर आप प्रिंसिपल से दरखास्त कर सकते हैं कि सर हम जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, 3 महीने में यदि मेरा पास का रिजल्ट आता तो हम आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा, पास का रिजल्ट नहीं आता तो आप भगा दीजिएगा, लेकिन अभी पढ़ने दीजिए। ठीक है, तो ये जो कॉलेज का एक टेंशन होता है ना हमारे पास, रिजल्ट नहीं आया कॉलेज में कैसे पढ़े, आप कॉलेज में पढ़ सकते हैं, चर्चाएं हो जाएंगी, बातें करनी होगी आपको, लेकिन यदि आप फेल हो जाते हैं तो कक्षा से बाहर कर दिया जाएगा आपको। यदि आप पास हो जाते हैं तो जितने दिन आप कक्षा में ज्वाइन किए हैं उसकी भी आपकी अटेंडेंस लगेगी। बात समझ में आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है 9वां वाला, प्रथम परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत परीक्षा आयोजन करने के उद्देश्य से हेतु किसी भी बोर्ड को मंडल की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण छात्रों का डेटा प्रदाय साझा नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे फेल हुए या पास हुए उनका डेटा कभी नहीं दिया जाएगा, किंतु मंडल की द्वितीय परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत प्रति छात्र ₹200 शुल्क प्राप्त करके किसी भी शासकीय संस्थान शिक्षा मंडल को अनुत्तीर्ण छात्रों का डेटा साझा किया जाएगा। ठीक है, ये दूसरों के लिए, किसके लिए? शासकीय संस्थानों के लिए, तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? ये जो रिजल्ट है ना, ये जो अपन बात कर रहे हैं, ये जो रिजल्ट है कि हमने ये बातें की, ये इतने लोगों को भेजा जाता है, इसका आपका कोई मतलब नहीं है, पर चूंकि एक पीडीएफ जो जनरेट होता है उसमें ये था तो मैंने रख ली। ठीक, इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये ध्यान देना, बातें यहां पर खत्म हो जाती है? जी नहीं सर, बातें यहां पर खत्म नहीं होती। आपको अभी तक मैंने सेकंड एग्जाम के बारे में बताया कि सेकंड एग्जाम कैसे देना है। ठीक है, सेकंड एग्जाम कौन दे सकता है, सेकंड एग्जाम में पास हुए तो क्या होगा, फेल हुए तो क्या हुआ, यदि रीटोटल दे दियो फिर एग्जाम हुआ तो क्या होगा, ये सारी चर्चाएं की अपन ने और ज्यादा डिटेल में जाकर की है। अब कुछ एक बात और, ठीक है, वो जो अपनी बात हुई थी वो 5 तारीख की बात हुई थी, अब 6 तारीख को एक और नया नोटिस आता है। कितनी तारीख को बेटा? 6 तारीख को एक अगेन नोटिस आता है, और इस नोटिस में हमें पता चलता है सर जी, इस नोटिस में एक एप्लीकेशन जैसा दिया गया है। एप्लीकेशन क्या बेटा? ये भी एक प्रकार का आदेश ही कहलाया है ना। आदेश क्या है भैया? वर्ष 2025 के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा के आयोजन संबंधी निर्देश दिए जा रहे हैं, आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या भैया, यहां पर ये चीज क्यों लेकर आए, यहां पर मैं आपको डेट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि कौन सी डेट पर परीक्षा हो रही है, क्या शुल्क होगा, फॉर्म भरने की डेट कब से शुरू है, फॉर्म कब खत्म हो रहा है। ठीक है, यदि ये जानना चाहते हैं तो इस लेक्चर को देखना जरूरी है। आगे कंटिन्यू कीजिए कि दूसरे एग्जाम का कब फॉर्म भरना चालू होगा, कब फॉर्म खत्म हो जाएगा, लास्ट डेट होगी, समझिएगा। वर्ष 2025 के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए संदर्भित पत्र द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए। सत्र 2024-25 की हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 7 मई, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आईएमपी बोल रहा हूं, लिख लीजिए बेटा, यदि आप ये परीक्षा देना चाह रहे हैं तो 7 मई की बात कर रहे हैं। 7 मई 2025 से आपके फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। ठीक है, अभी हो गए होंगे, और 21 मई तक ये जाएंगे। कब? 7 मई से लेकर कब तक सर? 21 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 21 मई, ध्यान दो, 21 मई पर रेड अलर्ट लगा दिया जाना चाहिए सर, क्योंकि 21 मई के बाद यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो बेटा नहीं भरे जाएंगे। 21 मई क्या है? आपके सेकंड एग्जाम के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक, चलो आगे। वर्ष 2025 की हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा दिनांक 17 जून 2025 से दिनांक 26 जून 2025 तक चलेगी। ठीक है, एग्जाम कहां से कहां तक चलेगी सर? 17 जून से कहां तक चलेंगे सर? 17 जून से लिखा हुआ है हमारे पास, यहां पर लिखा हुआ है 5 जुलाई तक। ठीक है, 17 जून से सर 5 जुलाई तक एग्जाम चलेंगे। ये क्या है बेटा? एग्जाम के बारे में। ठीक है, ये किस बारे में बेटा? ये हमारे पास है फॉर्म के बारे में। एक कहानी है कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाने हैं? 7 मई से 21 मई तक भरे जाने हैं। एग्जाम कब से कब तक होगा सर? 17 जून से 5 जुलाई तक होगा। सर टाइमिंग क्या रहेगी एग्जाम की? तो बेटा टाइम है हमारे एग्जाम का, हमारा सुबह एग्जाम चालू होगा 9 से 12 बजे तक के बीच में। किससे? 9 से लेकर कब तक चलेगा बेटा हमारा एग्जाम? 12 बजे तक चलेगा।
ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सत्र 2024-25 से मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा के आयोजन हेतु निम्न विस्तृत अनुदेश जारी किए गए। अब अनुदेश क्या है, जल्दी से पढ़ डालते हैं। ठीक है, वही है कि द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र स्वयं एमपी ऑनलाइन के उस पर अपनी मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर द्वितीय परीक्षा के विषय, अनुक्रमांक, रोल नंबर की जानकारी देकर शुल्क का नगद भुगतान कर परीक्षा आवेदन भर सकेंगे। अब ये जो एप्लीकेशन है, ये जो फॉर्म भरना है, यदि आपको फॉर्म भरना है तो क्या करेंगे बेटा, ऑनलाइन की दुकान पर जाएंगे और जो पुरानी है, जो हमारे पास पुरानी मार्कशीट है, मार्कशीट का मतलब क्या है बेटा, पुरानी मार्कशीट जो ऑनलाइन मिली आपको, क्या जो ऑनलाइन मिली, उसका उपयोग कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। ठीक है, यदि आपको फॉर्म भरना है तो बेटा जो अभी रिजल्ट आया था उसका एक पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या फेल थे या पास थे जो भी था उसके एक कॉपी निकलवा के रख लीजिए, क्योंकि वहां से आपका बहुत सारा काम होगा। ठीक है, आगे तो यहां से बेटा अपना भर सकते हैं। पोर्टल चार्ज कितना रुपए लगने वाला है, 25 रुपए पोर्टल चार्ज लगेगा आपको। ठीक है, और सारी की सारी जानकारी वहां से आपको मिलेगी। शैक्षणिक सत्र की प्रथम परीक्षा में पंजीकृत छात्र छात्राएं उस सत्र की द्वितीय परीक्षा, हाँ वही है कि 2025 में जिसने एग्जाम दिया वही दूसरा एग्जाम भी दे सकता है। मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के परीक्षा फल में किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षा फल पूरा घोषित नहीं किया जाएगा। ये बेटा ये पूरी कहानी वही वाली चालू हो गई है। मेन चीजें जो थी मैंने आपको बता दी, कोई भी ऐसी वाली बात है नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं जो हमने पहले बात नहीं की है चर्चाओं में, आप देख सकते हैं। और यदि ऐसी चीज लगती है तो जरूर से आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, वही सारी कहानी है, सिंपल सी कहानी है बेटा। अब लास्ट में क्रक्स यही रखना चाहूंगा, देख रहे हैं आप, लास्ट में इंपॉर्टेंट बातें यही कहना चाहूंगा कि जो इंपॉर्टेंट बातें की हैं उनको नोट कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म कब से भरे जाने हैं सर, फॉर्म भरे जाने हैं 7/6/2025 से। कब तक भरे जाने हैं सर, भरे जाने हैं 21/6/2025 तक। ठीक है, आप देख लो कब से कब तक अपन ने बात की थी सर, हमने बात की थी कि हमारे जो फॉर्म भरेंगे, हमारे फॉर्म भरेंगे सर 7 मई से 21 मई तक। पेपर कब से कब तक होगा सर, 17 जून से 5 जुलाई तक। टाइमिंग क्या होगी सर, टाइमिंग होगी हमारे पास सुबह 9 से 12 तक की। तो सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है कि अब आपको क्या करना है बेटा, एग्जाम में फोड़ के आना है, एग्जाम में फोड़ना है। जो लिख रहा हूं उसको रट डालो। ठीक है, एक पन्ना बना लो, लिख डालो कि सर अब इस बार तो नहीं चूकेंगे, इस बार एग्जाम में फोड़ कर आएंगे सर, रिजल्ट तगड़ा बनाएंगे सर। और अपना जो ग्राफ है, याद करो, वादा करो अपने से कि सर जो हमारा ग्राफ है वो जो नीचे यहां पर था हमारा अभी, ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा प्रेजेंट है, बोले तो वर्तमान, और सर यहां कहीं पर हमारा क्या होगा बेटा, फ्यूचर होगा। बात समझ में आ रही है, अपने आप से स्वयं से वादा करो। ठीक है, यदि आप स्वयं से वादा कर रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने आपको हर एक वो जानकारी दे दी है जिसके माध्यम से आप सेकंड वाली परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुके होंगे। रोड मैप भी आपको मिल ही जाएगा या मिल चुका होगा, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अब देर किस बात की भैया, जमकर लड़िए अपने आप के लिए। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर एक सीरियस बात करना चाहूंगा। देखो, रिजल्ट कम आया है या फेल हो गए हो तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ रहा होगा। हो सकता है कि आसपास के लोग बोल रहे हो सकता है कोई दोस्त बोल रहा हो। अब यदि दोस्त आपको चढ़ा रहा है कि यार तू तो फेल हो गया, यार तेरे तो कम नंबर आ गए, तो क्या अपने को उसमें ग्लानि महसूस करनी है? आप कहेंगे सर नहीं करनी, नहीं, मैं कहता हूं ग्लानि महसूस नहीं करनी है, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग में लाना कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ हो चुका है, इस गड़बड़ वाली चीज को मैं सही करूंगा और आने वाले सेकंड एग्जाम में मैं फोड़ कर दिखाऊंगा। बेटा यही वो मौका है जहां पर आप अपने आप को पुनः साबित कर सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें जितनी इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन का अच्छे तरीके से उपयोग करोगे और तुम एग्जाम में फोड़ कर आओगे। यदि तुम इस प्रकार से मुझसे वादा कर रहे हो तो बेटा बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए रिव्यान के साथ, क्योंकि नई नई अपडेट आपको कहीं ना कहीं तरीके से मिलती रहेंगी। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू।